नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नया संस्करण लेके और आज हमारे मेहमान हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया। जी हाँ, ब्रिगेडियर सिसोदिया जिनका न सिर्फ हिमाचल प्रदेश पूरे देश में नाम है और हमें सभी को उन पे गर्व है। इसके पहले कि हम ब्रिगेडियर सिसोदिया से मिलते हैं, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय आपको बताएंगे और उसके बाद हम उनसे चर्चा शुरू करेंगे। ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया का जन्म शिमला जिले के चौपाल कस्बे के भरनो गांव में हुआ। वो परिवार के 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता शेर सिंह सिसोदिया राजस्व सेवा में अधिकारी थे। इनके बड़े भाई के.एस. सिसोदिया पुलिस महकमे में डीआईजी के पद से रिटायर हुए। दूसरे भाई आई.एस. सिसोदिया आर्मी में कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए। ब्रिगेडियर सिसोदिया ने मंडी शहर के गवर्नमेंट विजय हाई स्कूल से 10वीं तक की शिक्षा हासिल की। 1975 में भारतीय सेना ज्वाइन करने के बाद इन्होंने एसडी कॉलेज शिमला से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1975 में इन्हें 16 सिख रेजिमेंट में नियुक्तियां प्राप्त हुई। बाद में इन्होंने 19 और 20 सिख रेजिमेंट का नेतृत्व किया। 1987 में भारतीय सेना की श्रीलंका में शांति स्थापना के अभियान में इन्होंने वीरतापूर्वक हिस्सा लिया और एक आतंकवादी हमले के दौरान गोली लगने से घायल भी हुए। एनएसजी के तत्कालीन डीआईजी ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया 26/11 मुंबई हमले के वक्त ऑपरेशन ब्लैक कैट कमांडो के नेतृत्व करता थे। ब्रिगेडियर सिसोदिया को मुंबई हमलों के दोषी अजमल आमिर खान साहब से पूछताछ का भी मौका मिला। बाद में उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के कई ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। ब्रिगेडियर सिसोदिया, कैसे हैं आप और इस समय कहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट एंड फाइन। अभी मैं देहरादून में हूँ। मैं देहरादून से आपसे बात कर रहा हूँ मैं इस समय। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें सारा देश एक वैश्विक महामारी से निपट रहा है। कोविड-19 से हम लगातार लड़ाई कर रहे हैं और एक लड़ाई जिसको मैं आज याद कर रहा हूँ, 26/11 को आपने लड़ी थी। उस समय भी एक दुश्मन हमारे बाहर से आया था, अक्रॉस द बॉर्डर्स। आज का जो दुश्मन है, एक वायरस, वो भी हमारा जाना पहचाना नहीं और बाहर से आया है। हम उस पर चर्चा करेंगे कि वो लड़ाई और ये लड़ाई दोनों में क्या अंतर देखते हैं। इसमें देखिए, उस समय और इसकी हालत, आपकी हालत में अगर आप कंपैरिजन करें, कुछ खबरें उस समय भी थी, कुछ समय इस टाइम भी कुछ थोड़ा पहले खबरें आ गई थी। उस टाइम थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा था कि शायद कोई टेररिस्ट आएंगे, पर टाइम और जगह का पता नहीं था कब एंटर करेगा। वैसा ही कोविड-19 के टाइम हुआ कि ऐसा पता लग गया था कि चाइना में एंटर हो गया है, बड़े लेवल पे एंटर हो गया है और कुछ मुल्कों में गया है, पर यह पता नहीं था किस समय, कैसे और कौन से रास्ते से एंटर होगा। तो दोनों में एंट्री टाइम और कि किस टाइम होगा उसकी अनसर्टेनिटी थी एक। दूसरा जो था कि हम थोड़े मेंटली तैयार थे कि भी ये होगा, पर कैसे होगा ये हमें उस टाइम उतनी जानकारी नहीं थी। और आज जब ये इंडिया में एंटर हुआ तो उस टाइम उतनी जानकारी नहीं हुई थी। पर जब ये ऑपरेशन हुआ उस समय पूरा भारत एकजुट हो गया था। उस समय मुझे ये महसूस हुआ जब हम ऑपरेशन कर रहे थे कि पूरे देश की दुआएं हमारे साथ हैं और सरकार की जितनी माइट है या ताकत है या पावर है वो हमारे साथ है। किसी किस्म की कमी नहीं हुई। इस समय अगर आप देखें, दोनों सिमिलर चीजें हो रही है कि भारत जुड़ गया है कि इस कोविड-19 को हमने सक्सेसफुल नहीं होने देना है और सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जैसे उसमें ये नहीं था महाराष्ट्र था या केंद्र था या और ये था और ये पार्टी थी, वो पार्टी थी, सब एकजुट हो गए थे पाकिस्तान के उस इरादे को नाकामयाब करने के लिए। सर, हमने आपको इसलिए चुना है कि इस समय भी देश एकजुट है और जिस तरह की लीडरशिप इस समय हमारे पास है, जिस तरह के लोग जुड़े हुए हैं और आप तरह के लोग जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति में हम हैं, उस समय का सिनेरियो और इस समय का सिनेरियो मुझे बिल्कुल एक जैसा लग रहा है कि देश एकजुट है कि इस दुश्मन को हमने फाइट करना है और डिफीट करना है।
अब आप मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं। अगर आप देखिए उसके आफ्टर इफेक्ट और इसके आफ्टर इफेक्ट दोनों, जैसे जब ये ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया, कंट्रोल हो गया, तो उसके बाद सरकार ने बड़ी गंभीरता से विचार किया कि आगे ऐसी घटना ना घटे। वही मैं समझता हूं कि जब हम कंट्रोल कर देंगे तो भारत में सोच विचार थोड़ा चेंज हो जाएगा। शायद मेडिकल फैसिलिटी के लिए, मेडिकल के लिए ज्यादा तवज्जो होगी, सरकार की भी और लोगों की भी। इसलिए जो आफ्टर इफेक्ट है उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो पॉजिटिव साइड में होंगे। जी 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 तीसरा, ये लोग जो हैं, जब आज हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, जी अगर हम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट, पर अब ये है, लोग उस टाइम ये होगा कि उस बात से लोगों को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती थी तो शेयर करते, सरकार की बात समझे और मानना, और उन्होंने उसको करना शुरू कर दिया। वही अब सरकार जो कह रही है अब लोग समझ रहे हैं और कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो सोचना है वो लोगों के दिमाग में अब जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था। आपने देखा होगा जब कोविड-19 शुरू हुआ और सरकार कहती थी सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, अभी भी थोड़े दिख रहे हैं पर लोग समझने शुरू हो गए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हम घर में रहते, जैसे थोड़ा कहीं बाहर निकले, घर के बाहर ही पड़ोसी आ गए, हमारे खड़े हो गए, वो भी ऑटोमेटिकली हमसे 5-6 फुट पे खड़े होते हैं ऑटोमेटिकली। मीन हमने कोई नहीं कहता कि तुम दूर खड़ा हो जा। अब ये पार्ट ऑफ सिस्टम हो जाएगा हमारी लाइफस्टाइल का। ये मुझे लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कुछ अपने इवॉल्व करने पड़ेंगे जो सोशल कंडक्ट्स हैं उसके लिए। बट मैं ब्रिगेडियर साहब आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो सीन याद करें जब आपको एक कॉल आती है और आपको बॉम्बे फ्लाई करना है। आप एनएसजी में थे, आर्मी बैकग्राउंड के हैं, क्या चल रहा था उस सब में आपके माइंड में, और क्या आपका परिवार भी जानता था कि जब आपको आदेश मिला कि आपने एक मिशन पे जाना है? कि जब ये घटना घट रही थी तो हम मॉनिटरिंग कर रहे थे अपने कंट्रोल रूम में। जैसे पहले खबर आ रही थी कि शायद ये गैंग वार है, इसके बाद थोड़ी ज्यादा बड़ी गैंग वार है, तो उसके बाद मैं बेडरूम से बाहर आ गया, दूसरे कमरे में मैं भी मॉनिटर कर रहा, कंट्रोल रूम मेरे को इनपुट देता जाता था। तो सडनली मेरे को कॉल आई डायरेक्टर जनरल की भी, होम मिनिस्ट्री कह रही है कि कमांडो ने मूव होना है, कितने कमांडो इमीडिएटली मूव कर सकते हैं। तो मैंने कहा इतने कमांडो मूव हो सकते हैं जो हमारे 30 मिनट गेट आउट बोलते हैं, कि आप जैसे बोलो चलो, वो तैयार हालत में होते हैं, गाड़ी मेन गेट से बाहर 30 मिनट में हो जाती है, बल्कि अब तो पहले ही हो जाती है, 20 मिनट में हो जाती है। तो मैंने कहा इतनी देर में हम हो जाएंगे और आपको ये चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा स्ट्रेंथ थोड़ी और बड़ी करो। मैंने कहा शायद लिटिल बिट डिले माइट बी देयर, पर आ जाएंगे। तो जब मैं ये हुई तो घर में मेरी वाइफ दूसरे कमरे में थी, मैं दूसरे कमरे में था। मैं बिल्कुल चुपचाप बताया चला गया, क्योंकि मेरी गाड़ी नीचे वेट करी, चुपचाप मैं चला गया, मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया जी। और जब चला गया, मैं मुंबई भी पहुंच गया, तब भी कॉल नहीं किया, क्योंकि जब आप एक बार ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें आपके पीछे चल जाती है। परिवार के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता, आप दिमाग में भी नहीं बात आती कि परिवार को बताना नहीं बताना, आप इमीडिएटली ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरी वाइफ को तब पता लगा कि जब किसी चैनल ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मेरे को ट्रैक कर लिया जी। तो किसी ने मेरी वाइफ को रिंग किया कि तुम्हारा हस्बैंड मुंबई में क्या कर रहा है, मुंबई में घूम रहा है, एंड व्हाई ही इज नॉट वेयरिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। उस टाइम मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, है उसको बोलो बुलेट। तो सडनली मेरी वाइफ ने रियलाइज किया कि ये तो निकल गया। तो उन्होंने जो मेरा बडी था उससे पूछा, कब? उसने बोला कि साहब तो रात को निकल गए। तो उस पूरे समय तक किसी को नहीं पता था। और उसमें एक दो चीजें और हुई थी जो इंटरेस्टिंग हुई थी। मेरी वाइफ ने जब मुझे पहली कॉल की कि भी आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बोला मैं ताज की लॉबी में बैठा हूँ और कॉफी पी रहा हूँ बड़े आराम से। तो वो मतलब एक दो चीजें, कई ऐसी घटनाएं घटी जो उस समय परिवार को भी पता नहीं था और हम बता भी नहीं रहे थे कि भी हम क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं। उस समय तक पता चल गया था कि ताज पे हमला हो चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी। ये हमें जो है, देखिए पिक्चर जो है मिडनाइट के करीब क्लियर हुआ, 9 बजे करीब जब ये हमले वगैरह शुरू हुए तो सब ये लग रहा था कि ये गैंग है। जब सडनली कई जगह होने लगे, जब मुंबई पुलिस ने रियलाइज किया कि ये कई जगह हो रहा है और पब्लिक थोड़ी पैनिक में थी,
जैसे अभी शुरू में पैनिक बाइंग हुई लोगों की, उस समय वहां थोड़ी सी पैनिक हुई लोगों में, उन्होंने एक एक मिनट में कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ से 2 आदमी भागते देखे, यहाँ गाड़ी खड़ी कल नहीं थी है, कोई मोटरसाइकिल का मिस फायर भी होता था तो कहते थे यहाँ कोई बारूद फटा है। तो पैनिक स्टेट थी। तब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र ने रियलाइज किया कि सिचुएशन काफी गंभीर है। जब स्टेट को लगता है कि उन्हें सेंटर की मदद चाहिए, सेंट्रल रिसोर्सेज की, तब वो सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं। तो फिर जब सेंटर से रिक्वेस्ट किया तो सेंटर ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र रिलीज किया। एनएसजी एक ब्रह्मास्त्र है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो फिर तब हमें रिलीज किया गया। उस टाइम फिर हमको पता लग गया कि भाई मुंबई में हालत खराब है, ये ताज होटल में है, इसमें पर कई जगह की खबरें आ रही थी। फिर हम फ्लाई किए तो 2 घंटे हमको पता नहीं था, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। जब हम मुंबई पहुंचे, जैसे पहुंचे तो एक पुलिस के एसपी थे, वो उन्हें हमें मिले, उन्होंने वेलकम क्या रिसीव किया। तो हमने कहा जिस देर को हम सामान उतारते लोग उतरते, हम लोग आगे चले गए पुलिस हेडक्वार्टर में। जब पुलिस हेडक्वार्टर में गए तो पुलिस हेडक्वार्टर ने हमारी ब्रीफिंग की। उस टाइम भी थोड़ी सिचुएशन बड़ी फ्लूइड सी थी। मेरे सामने हर मिनट में कॉल आ रही थी। और मिस्टर राकेश मारिया रिटायर्ड हो गए हैं, अब आईपीएस ऑफिसर थे, वेल नोन पुलिस ऑफिसर हैं, वो उन्होंने बताया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के बताया 3 बड़े क्रूशियल टारगेट हैं, इलाके हैं जहाँ टेररिस्ट कंफर्म है, बाकी जगह थोड़ा मैनेज हो रहा है। एक उनका ताज होटल जिसमें काफी लोग हैं, एक ओबरॉय ट्राइडेंट उसमें काफी है, तीसरा एक ज्यूज सेंटर है वहां है। तो मैंने उन्हें बोला कि भी ठीक है, हम अपने से 2 को इमीडिएटली टैकल कर लेंगे, 1 को सर्वेलेंस में रख लेंगे, क्योंकि मैन पावर आप देखिए अगर ताज में तकरीबन 600 से 700 कमरे, ये लिविंग कमरे नहीं है, स्टोर है, किचन है, हॉल है, डाइनिंग हॉल है, कई चीजें हैं, और उसमें सारे होटल में लोग भरे हुए थे। अब आपने टैकल करना है, कमरे को सर्च करना है। अगर कमरे को सर्च करना है, ये नहीं है कि आपने खोला बैंग कर दिया, उसमें इनोसेंट पर्सन भी हो सकता है, टेररिस्ट भी होता है, और इनोसेंट बल के पीछे भी आदमी होता है। तो बड़ी वो एहतियात बरतनी पड़ी। पर अनसर्टेनिटी कि अगर हम ये फ्लोर छोड़ के जाते इस फ्लोर पे ना आ जाए जी, मैन पावर थी। और सबसे ज्यादा जो हमें था कि कई इनोसेंट लोग ना मरे, वो सबसे बड़ा हमारा जो कोलैटरल डैमेज की बात थी कि उस समय जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं जैसे उदाहरण देता हूँ कि जब हमने टेररिस्ट को एक कमरे में कॉर्नर कर दिया जी, ताज होटल में, जहाँ 4 टेररिस्ट फाइनली कॉर्नर हो गए, पर हम एंट्री नहीं कर पाते, उन्होंने एंट्री को बिल्कुल कवर कर दिया। वो डार्क था, बिल्कुल डार्क था, क्योंकि पर्दे बड़े थिक थे। सबने कई स्टंट ट्राई किए, वो कि किसी ने ऐसी सजेशन दी कि इस पर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दो। मैंने कहा रॉकेट लॉन्चर से फायर करने से डैमेज बहुत होगा, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, कई चीजें होगी। तो कोलैटरल डैमेज जो आपने वर्ड यूज किया बिल्कुल सही, हमने वर्ड भी यही किया कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई इनोसेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लोग कहते हैं कि समय ज्यादा लगा, कुछ लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूँ कि समय जब ज्यादा लगा, आप ये ना काउंट करो कब हम कब पहुंचे। जब पहुंचे उसको बताया, जब टेक ओवर किया उसके बाद हर कमरा सर्च करना है। और मैं बड़े उससे कह सकता हूं कि जब हमने टेक ओवर किया उसके बाद एक भी इनोसेंट पर्सन की जान नहीं गई। जब ऑपरेशन हुआ ताज में, तभी हम बड़े स्लोली मूव हुए और सबको सिक्योर करते रहे, उनको ऐसे तरीके से कि उनको हम कॉर्नर करते रहे, हमने जल्दी नहीं की। आमतौर पे लोगों को गलत फहमी हो जाती है। हालांकि उस समय ब्रिगेडियर साहब बहुत प्रेशर था मीडिया का भी कि क्यों नहीं फ्लश आउट हो रहा है, वो इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो मुझे लगता है कि वो आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। देखिए हाँ, हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, मैं एक चीज में हमेशा बिलीव करता हूं कि जब आप टेररिस्ट को कॉर्नर कर लेते हैं तो उसमें आपकी पेशेंस और उनकी पेशेंस, ये आपके एक्सपीरियंस से आता है जी। कि जैसे मेरे पे प्रेशर था कि अब खत्म करो, ये कॉर्नर हो गया, खत्म करो, अंदर जाओ जी, घुस जाओ और करो। तो मैंने कहा कि ये बात नहीं घुसने की, अब ये चारों अंदर है, ये कोई फर्दर डैमेज नहीं कर सकते। एक दूसरी हमारी पेशेंस और उनकी पेशेंस, अगर हम बेवकूफी करते, पेशेंस लूज करते, हमारे 4 कमांडो पहली गो में खत्म हो जाएंगे। और हमें पता है कि इनकी पेशेंस जाएगी, कॉर्नर हो गए, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। श्योर इनफ उन्होंने कुछ टाइम बाद मिस्टेक की और हमने उन्हें ड्रॉप किया। तो हमारी लर्निंग से प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, गवर्नमेंट का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर कि क्यों नहीं हो रहा। कोई बोले इजरायली को बुलाओ, कोई बोले इसको बुलाओ। मेरे को एक याद है कि जब ऑपरेशन हो गया तो हमारे पास बड़ी फॉरेन की स्पेशल फोर्सेस आई लेसन्स के लिए, तो इजरायली टीम भी आई।
तो मैं उनको ब्रीफ कर रहा था पावर पॉइंट पे। तो जब मैं सेकंड या थर्ड पे था तो ही सेड कि वी वुड हैव डन इट लाइक दिस। आई सेड जस्ट होल्ड, वेट फॉर 3 मोर स्लाइड्स। वी हैव डन इट सेम बट वी हैव डन इन ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कोई सिस्टम बना। सर मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा इस स्टेज पे कि क्या उस समय तक ये पता लग गया था कि वो जो टेररिस्ट हैं, जो आप जिनको आपने कॉर्नर किया है, क्या उनको पाकिस्तान से डिक्टेट आ रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान के इन टच में हैं? वो किस तरह का आपकी उस समय की सूचनाएं थी? उस समय इनिशियली तो कंफर्म नहीं था, खैर तो पता था पाकिस्तानी, पर कंफर्मली हम डिक्लेयर नहीं कर सकते थे कि भी कोई प्रूफ चाहिए। लकीली हमारे हाथ में, रादर पुलिस के हाथ में एक मोबाइल आ गया। जो मोबाइल आया उस पे वहां से कन्वर्सेशन बन के कन्वर्सेशन शुरू की। तब पता लग गया कि भी जब उसको ट्रेस किया, जहां से दूसरी जगह से बात हो रही थी, वो पाकिस्तान से बात हो रही थी। तो उस टाइम ये कंफर्म हो गया। और जब ये हुआ कि एक आध मीडिया ने, कोई ऐसा आ गया मीडिया में कि कोई किसी के घर में गया जिसके लोग ट्रैप थे, तो उन्होंने बोला कि हम इस कमरे में फंसे हैं, तो उन्होंने बोला इस कमरे में ये हैं, हालांकि उसको एकदम बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ताज में बड़े इंपॉर्टेंट लोग फंसे हुए हैं। उसमें 2 मेंबर पार्लियामेंट भी थे, एक बहुजन समाजवाद पार्टी के थे, एक एनसीपी के थे, और ब्यूरोक्रेट से वहां मीटिंग वगैरह भी हो रही थी। तो कि उन्हें ढूंढो और उन्हें खत्म करो। तब हमें फिर सारा पता लगा कि 100% सर्टन था कि ये पाकिस्तानी है। तो तकरीबन आफ्टर कुछ देर के बाद अगले दिन कंफर्मेशन, आइडिया तो पहले से था पर कंफर्मेशन हो गई कि वो पाकिस्तानी थे। सेकेंडली जब ये थे तो इन्होंने डॉक्यूमेंट ही अपने बड़े फर्जी रखे थे, हाथ में लाल धागे बांधे हुए थे ताकि पता न लगे। उसके बाद अजमल के साहब पकड़ा गया, तो अजमल के साहब ने बोलना शुरू कर दिया। तो वो सारा एक सब केस बिल्टअप हो गया प्रॉपर कि वो पाकिस्तानी थे। जैसे मैंने अजमल ब्रिगेडियर साहब मैं दोबारा उस सिचुएशन पे आ जाता हूँ। जैसे कोविड को इस समय गवर्नमेंट फाइट कर रही है, मेडिकल एक्सपर्ट फाइट कर रहे हैं, वॉरियर्स हैं, आप भी उस समय एक वॉरियर थे। किस तरह के प्रेशर्स होते हैं जो लोग फ्रंट रो में होते हैं कि एक डिजीज को फाइट करना है या एक दुश्मन को फाइट करना है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, किस तरह के और कितने तरह के प्रेशर्स होते हैं और उसमें किस तरह से अपने आप को आगे फोकस्ड रहना पड़ता है? देखिए, इसमें जो उसमें डॉक्टर्स और पुलिस वाले रियल वॉरियर के तौर पे ऊपर सामने आए हैं। लोगों के पास इन दोनों की इमेज उतनी अच्छी नहीं है। आज की स्टेट में अगर देखिए तो लोग डॉक्टर को सोचते हैं कि ये पैसा बनाना चाहते हैं। वन पुलिसमैन की है कि भाई ये करप्ट है, ये है। पर अगर आप देखिए, जो पुलिसमैन है अपनी लाइफ डेंजर में, अगर वो सड़क पे चेक कर रहा है, वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो नहीं पहने बैठा है, वो एक मास्क पहने बैठा है। वो दिन और रात ड्यूटी कर रहा है। उसको अपना स्ट्रेस फैक्टर उसका बहुत हाई है, बहुत हाई स्ट्रेस फैक्टर है। उसके पास रेस्ट नहीं है, उसके पास संडे नहीं है, हॉलीडे नहीं है, वो लगा हुआ है। वैसे डॉक्टर्स की अब क्वालिटी बहुत इमर्ज होके आई है, पॉजिटिव क्वालिटी। नेशन के लिए अपनी लाइफ को रिस्क करके ये डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं। और जब वो पहनते हैं ड्रेस, पीपी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको पहनना इतना आसान नहीं है। आप एक लेयर, सेकंड लेयर, ये पसीना आ रहा है और अंदर बैठे हैं तो बैठे ही हैं। दिल और लगन से कई डॉक्टर अपने घर नहीं जा रहे हैं जी। एक तो परिवार को ना हो जाए, दूसरा कि जो है उनको हम कंट्रोल करें। ये एक ट्रू फाइटर के तौर पे पुलिस और डॉक्टर्स एक इमर्ज होके आया है। और इसमें वही कहूंगा कि जो मैंने आपको कहा था शुरू में कि जब ये ऑपरेशन हो रहा था, पूरी देश प्रेम की भावना जाग गई थी। पेट्रोटिज्म बहुत हाई चला गया था, देश की दुआएं साफ थी। इसमें देखिए, डॉक्टर्स और पुलिसमैन में एक पेट्रोटिज्म की भावना है। जब ये कर रहे हैं, ये देश के लिए कर रहे हैं। अगर कोई भगौड़ा हो जाए, डॉक्टर गायब होना चाहे, हो जाएगी, मैं क्यों करूं? पर ये देश के, और आज की डेट में लोगों की दुआएं डॉक्टर्स के साथ है कि भी आप करो, हमारी दुआएं आपके साथ है। चाहे हम घंटी बजाते हैं, चाहे ये करते हैं, दिल से, वो दिल से होता है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री का कहना मान रहे हैं। ये लोग दिल से कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। इनकी जो क्वालिटीज इमर्ज हुई है, देश प्रेम की, देशभक्ति की और डेडिकेशन भारतीयों के लिए, ये एक बहुत इमर्ज हो गया। जैसे उस टाइम सोल्जर्स कभी ये नहीं सोचता, ना परिवार की सोचता है, ना अपनी जिंदगी की सोचता है। या ये डॉक्टर भी अपनी जिंदगी की नहीं उतना सोच रहे, ना अपनी परिवार की सोच रहे हैं। तो इसमें काफी सिमिलैरिटीज है
दोनों में डेडिकेशन के लिए, देश प्रेम के लिए और ड्यूटी के लिए। और हमारे जो जनता है, जो पब्लिक है, उनका भी कॉन्फिडेंस, डॉक्टर्स और पुलिस वालों ने जिस तरह से काम किया है, हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं, पुलिस वाले लोगों को खाना तक खिला रहे हैं, उनको हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं और अपने परिवार को, छोटे बच्चों को अलग छोड़ के। मुझे लगता है कि उस समय जिस समय आप फाइट कर रहे थे, कई सारे सोल्जर्स उस समय उसी सिचुएशन में थे, घर में परिवार है और यही सिचुएशन थी, इसलिए हम इस सिचुएशन को कंपैरिजन कर रहे हैं और हम इसको लीड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर आप देखिए पुलिस में वाले जो हैं अपनी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के अलावा सोशल सर्विस कर रहे हैं। जब उनके पास खाना था, या और वो एनजीओ को कांटेक्ट कर रहे हैं, एनजीओ खुद कांटेक्ट कईयों को कर रहे हैं, कुछ एनजीओ का इनको पता है ये कांटेक्ट कर रहे हैं। अब कई जगह अब ये सिस्टम बड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया है कि सही लोगों के पास सही जगह पहुंचे, ये ना हो कि कुछ लोग फायदा उठा लें, कुछ लोगों को ना मिले। तो आजकल तो पुलिस वाले जाके दे रहे हैं, गाड़ी में जाते, अगर कोई एनजीओ है उसके साथ जा रहे हैं ताकि वो डिलीवरी हो सही जगह, और पुलिस वाले रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर से हटके है। ये लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रेशर है इनके ऊपर, ट्रैफिक मेंटेनेंस का भी है कि लोग सड़कों पे लाए, साथ में लोगों की मदद कर रहे हैं राशन देने के लिए। ये मतलब हैट्स ऑफ टू कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे पुलिस मैन है, कोई है, मेरा उनको बड़ा प्रणाम है। हाँ, सल्यूट। ब्रिगेडियर साहब, एक और जो बड़ी चीज है इस समय कि हमने देखा है कि कोरोना वायरस जिस तरह से फैला सोसाइटी में, कारण कुछ भी हो सकते हैं, तबलीगी जमात से भी कुछ कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा डेंजरस उसमें सिचुएशन में चला गया। इस समय क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आर्मी इस समय अपने आप को इस सिचुएशन से बिल्कुल प्रोटेक्ट किए हुए है। क्या कुछ किस तरह के प्रोटोकॉल्स आर्मी इस समय फॉलो कर रही है, या किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ताकि जनता को पता चले। देखिए, आर्मी और सिविल में एक फर्क होता है। अगर आर्मी में हुक्म है तो हुक्म मानना ही है, और हर एक चीज में, आर्मी में हर एक चीज का हमने स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया होता है, या हमारे टर्म में बोलते हैं एसओपी। अगर एसओपी बनी है तो वो फॉलो होगी। अगर बोला है किसी को आप बाहर नहीं जाओगे, तो सवाल नहीं होता है कि वो बाहर जाएंगे। सेकेंडली, आर्मी पर्सनल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेंटली और फिजिकली ट्यून्ड होते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में रहने के लिए, ऑकवर्ड सिचुएशन में रहने के लिए। और ये कि अगर ये आर्मी में फैल जाता है तो पाकिस्तान तो यही चाहेगा कि आर्मी लॉकडाउन में फंस जाए, आर्मी अपने घरों में फंस जाए, बाहर ना निकल जाए, और आर्मी अपनी ट्रीटमेंट में फंस जाए। तो आर्मी ने जो सख्त आदेश दिए हैं कि कोई मूवमेंट नहीं होना है। कई लोग जैसे बताए कोर्स के लिए, कोर्स खत्म काफी समय हो गया, पर वो लोग वहां से नहीं मूव हुए थे। जब भी मूव हुए थे स्पेशल ट्रेन, उसके भी हर जगह चेकिंग हुई। तो आर्मी की सेल्फ प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, बहुत जरूरी है, ताकि जो किसी के दिमाग में अगर गलतफहमी फैल रही है कि आर्मी में फैला देंगे या ये कर देंगे, या बॉर्डर से उस तरफ से ऐसे बंदों को इन्फिल्ट्रेट करा देंगे कि यहाँ वो कर दे, वो नापाक इरादे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आर्मी ने तैयार कर दिया। आर्मी इस समय दूसरी कॉन्टिजेंसीज के लिए भी तैयार है कि अगर सरकार की मदद करनी पड़ती है, जो अभी तक आज की डेट में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार और वो सब आपस में पूरा वेल ऑर्गेनाइज है। पर अगर जरूरत पड़ती है तो सब ने अपनी एसओपी बना ली है, ड्रिल बना दिए हैं, एरियाज बना दिए हैं, क्या करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन का। वैसे भी ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट ने पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया है। तो मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन गंभीर होती है तो इस तरह के लिए आर्मी, मुझे लगता है कि अपने आप में प्रिपेयर्ड है। आप मानते हैं इस बात को? आर्मी प्रिपेयर्ड है। देखिए, एक हमारा प्रॉपर एक और सिस्टम होता है कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच होते हैं जब ऐसे किस्म की सिचुएशन आती है डिफिकल्ट, ताकि हम भी अपडेटेड है, वो भी अपडेटेड है, सो दैट हमें पता है कहाँ किस समय क्या करना है, किसको कांटेक्ट करना है, उन्हें पता है किसे कांटेक्ट करना है। वो भी हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम भी उनसे। ये सिविल मिलिट्री जो लेजो है या कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत बढ़िया होता है जब पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टाइम में हम एक दूसरे को समझते हैं, लिमिटेशन और कैपेबिलिटी समझते हैं। हम इसलिए तैयार है कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हम करेंगे। जैसे आपने सुना होगा मीडिया में भी कि बाहर के मुल्कों में ने भी रिक्वेस्ट की हुई है
कि यहाँ से कुछ टीम भेजा है। उसके लिए उन्होंने तैयार किया हुआ, कुछ जगह गई है और कुछ जगह उन्होंने बोला कि हम एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायर्ड मिलिट्री वाले डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, क्योंकि इसमें एक सिस्टम होता है कि ये लोग बड़ी जल्दी एक टीम पे बन जाते हैं, टीम स्पिरिट होती है, टीम में बन जाते हैं, ज्यादा उनको बताने की जरूरत नहीं होती है, उनको आते हैं थोड़ी ब्रीफिंग की, वो सबको पता है एग्जैक्टली क्या काम करना है, चाहे वो रिटायर्ड है चाहे वो सर्विंग है। कमांड, एक बार कमांड के नीचे आ गए तो कमांड के नीचे आ गए। आप देखिए, वो बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है भारतवर्ष में कि हमारी आर्मी हर सिचुएशन के लिए तैयार है। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं मीडिया से बिलोंग करता हूं। उस समय आपने जब ऑपरेशन लीड कर रहे थे मुंबई में, उस समय मीडिया का प्रेशर भी था, गवर्नमेंट का प्रेशर था, तो आप मीडिया का रोल उस समय और इस सिचुएशन में जो मीडिया का रोल है किस तरह से एवेल्युएट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया कि मीडिया भी एक वॉरियर का रोल प्ले कर रहा है। आप उस सिचुएशन को, मीडिया का रोल और आपका मीडिया का रोल, क्योंकि मीडिया बहुत चेंज हुआ है उसके बाद, आप कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे? क्या व्यूज हैं आप उस टाइम भी? और मैं अभी भी यही कहता हूं कि 26/11 के पॉजिटिव रिजल्ट में मीडिया का बहुत रोल है। एक आध इंसिडेंट को ना देखिए, एक आध इंसिडेंट से आप पूरे मीडिया को बुरा नहीं कह सकते। आप देखिए, मीडिया वाले हमारे ऑपरेशन, हम अंदर ऑपरेशन कर रहे थे, सारे मीडिया वाले जो बाहर थे पूरा टाइम बाहर खुले में लेटे रहे, रिकॉर्ड करते रहे। उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग लोगों को भेजी, प्रिंट से भेजी और लाइव से भेजी। उसी वजह से दुनिया को पता लगा कि भाई क्या गदर हो रहा है, क्या बुरे हाल हैं जी। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करते ऑन द स्पॉट की तो दुनिया को पता नहीं चलता। पाकिस्तान क्यों नेल हुआ? जब दुनिया ने देखा इतने लोग मारे जा रहे, ये यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, ये मीडिया की वजह से हुआ, रिपोर्टिंग की वजह से, लाइव रिपोर्टिंग की वजह से, मीडिया के वजह से ही देश में देशभक्ति की भावना जुड़ी, देशभक्त पेट्रोटिज्म पीक पे था, क्योंकि लोगों ने देखा। अगर नहीं देखते अपनी आंखों से, विश्वास नहीं करते। लोगों ने एनएसजी के लिए दुआएं की, क्यों की? इसलिए दुआएं की कि वो देख रहे थे ये कर रहे। ये मीडिया का बहुत पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव इफेक्ट रहा। उन्होंने देश वालों को इसके ऊपर पूरी जानकारी दी। आज की डेट में देखिए मीडिया, आज भी हम देख रहे हैं कि मीडिया एक आगे फ्रंट में काम कर रहा है। कुछ लोग हमारे कोरोना वायरस से इन्फेक्ट भी हो गए हैं, लेकिन मीडिया अपना काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, बाकी लोगों के साथ मिलके हाईलाइट कर रहा है इश्यूज को। मुझे लगता है कि मीडिया हैज रियली इमर्ज्ड एज अनदर पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म पब्लिक, लोगों को बताने के लिए कि अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, लॉकडाउन का फॉलो नहीं करेंगे, हमें ये नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखिए, मीडिया वाला सारे ग्राउंड पे हैं, अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, चाहे प्रिंट में जा रहे हैं, चाहे टीवी में जा रहे हैं, वो कवर कर रहे हैं। और वो ये नहीं बता रहे कि यहाँ हो रही है, आपको ये करना, वो भी बता रहे हैं कि अभी क्या प्रोग्रेस हो रही है, कि ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। और कई जगह सलाह देते हैं कि आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर खुद लेने हैं। वो एडवाइस देखिए, पब्लिक को जब तक आपको लगातार एडवाइस नहीं करेंगे, लोग स्लैकन हो जाते हैं। और चाहे ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में था, बट इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। जब जो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिनको कुछ लाते बड़ी डंडे बड़े जब टीवी में दिखाया गया, तो जो जिनका डिसिप्लिन खराब था, वो थोड़ा डरना शुरू हो गए कि अगर हम कानून तोड़ेंगे तो हमारे साथ कोई रियायत नहीं बरती होगी। हालांकि नेगेटिव बोलेंगे, पर इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। दिखा के कुछ जो शरारती लोग हैं वो थोड़े काबू में आए। और अभी आप जैसे हमने कहा, डॉक्टर के बारे में लोगों की सोच अच्छी हुई, पुलिस के बारे में सोच अच्छी हुई। ये मीडिया ने दिखाया कि वो पुलिसमैन बेचारा कहाँ कैसे खड़ा हुआ है, धूप में खड़ा हुआ है, लोगों उसके नजदीक आ रहे हैं, लोगों को पत्थर मार रहे हैं, लोग उनके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर मार रहे हैं। तो इससे ये हुआ कि लोगों जो मार रहे थे उनको भी लोगों ने बताना शुरू कर दिया, तुम इंसान बन जाओ, गलत काम मत करो। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हिमाचल प्रदेश का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है आर्मी में, हमारे बहुत अच्छे गैलेंट सोल्जर्स ऑफिसर्स रहे हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए इस सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में? हिमाचल की जनता के लिए मेरे लिए संदेश है कि जो सरकार बता रही है, ये आप इसको फॉलो करो। आप
ये नहीं फैलेगा। जैसे आप देखिए बाय नेचर जो हिमाचली लोग हैं वो डिसिप्लिन्ड है, उनके ख्वाहिशें बहुत ज्यादा नहीं होती। आप गलत काम कहाँ करते हैं जब आपकी ख्वाहिशें ज्यादा होती है, और आप ख्वाहिशों को कंट्रोल में रखें और कानून का पालन करें, जो कानून करे। क्योंकि देखिए हिमाचल में काफी कंट्रोल में आया है, काफी कंट्रोल, एक्सेप्ट पंजाब के बॉर्डर में ऊना था, ऊना में थोड़ा हुआ और इक्का दुक्का कहीं और हुए। और जो लोग तबलीगी में भी गए थे, शुरू में 2-4 लोगों ने छुपने की कोशिश की, नहीं बताने की कोशिश की, वहां पब्लिक जागरूक हुई। ये सिर्फ ये नहीं कि किसने बताया, ये उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों ने खुद खबर दी है कि ये लोग आए हैं, यहाँ है, चाहे डायरेक्टली नहीं बताई, इनडायरेक्टली बताई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक नेरवा साइड से कुछ लोग गए थे, नेरवा की तरफ गए थे। जी जी बिल्कुल। जो वो लोग गए थे, वो खबर पुलिस को कैसे पहुंची, वो किसी नॉन बंदे के थ्रू गई। उस नॉन बंदे को किसी मुस्लिम ने आके बताया, हाँ जी, ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, ये हैं, ये नहीं मानेंगे। उसे उस आदमी था, उस आदमी ने फिर पुलिस को फोन किया कि ये इस जगह से एंटर हो रहे हैं, इधर से एंटर हो रहे हैं। जी जी। इसमें इनका भी योगदान है। वो लोगों में समझ आनी शुरू हो गई, कि छुपने से फायदा नहीं है, छुपने से नुकसान है। तो ये लोगों का बड़ा अच्छा रहा है। हिमाचल के जो लोग हैं सिंपल बाय नेचर है, कानून मानने वाले हैं, तभी हिमाचल में क्राइम रेट बाकी जगह से कम है। और मुझे उम्मीद है कि हिमाचल में लॉकडाउन भी थोड़ा बाकियों से थोड़ा जल्दी खुलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ब्रिगेडियर साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने टाइम निकाला। आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं, और वो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है एक आपने करी हुई है, वो सालों साल और कई सेंचुरी तक याद रहेगी। हम आपको भी सल्यूट करते हैं, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, आपका भी धन्यवाद, और समाचार 1 का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अभी अपने विचार रख पाऊं और आपके थ्रू लोगों से रूबरू हो पाऊं। आपका और समाचार 1 का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ओके।